आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड के बारे में अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब या इसके बारे में अगर मैं लिखना चाहूं तो वो है कि पिच ऑफ साउंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेव एंड श्रिल साउंड। यानी कि ये आवाज़ यानी साउंड की वो खासियत है जिसके अंदर हम फ़र्क कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसके अंदर ग्रेव यानी मोटी आवाज़ और श्रिल यानी पतली आवाज़। जैसे हमें पता है कि जो औरत यानी जो फीमेल होती है उसकी जो आवाज़ होती है वो पतली होती है, जबकि एक मर्द यानी मेल की जो आवाज़ है वो मोटी होती है। जो फ़र्क हम कर पा रहे हैं इसको बेसिकली क्या कहते हैं हम, पिच ऑफ साउंड। अब जो साउंड है वो हमें पता है कि वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। और हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर ये एक पोर्शन होता है जिसे हम कंप्रेशन और एक दूसरा जिसको हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल है वो बेसिकली ज़्यादा करीब करीब होते हैं कंप्रेशन के अंदर, जबकि रेयर फ्रैक्शन के अंदर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जबकि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर जो वेव है वो प्रोपिगेट करती है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है। कैसे? इस पैरेलल टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि जो वेव की मोशन है, यानी वेव का एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो पैरेलल होता है किसके? मोशन ऑफ द पार्टिकल्स के। यानी हर तरफ पार्टिकल जिस तरह पार्टिकल मूव करते हैं उसके बिल्कुल पैरेलल वेव भी मूव करती है। जबकि वेव की अगर हम बात करें तो वेव के हम कहते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हो। इसी चीज़ को ज़रा हम एक एनिमेशन से भी देख लेते हैं, जो कि मैंने फैट डॉट कैलकुलेटर डॉट ई क्यू डी ई डी यू की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास हवा के पार्टिकल्स हैं, जबकि ये लाउड स्पीकर आप कह लें। अब अगर मैं आवाज़ को ऑन करूं तो अगर आप देखें तो आपको आवाज़ तो आ रही होगी, मैं उसको बंद कर देता हूं। तो अगर आप पार्टिकल्स की मोशन देखें तो पार्टिकल यूं यूं मूव कर रहे हैं, जबकि वेव जो है वो इस जगह से कहाँ से आगे तक चली गई है लॉन्गिट्यूडनल। तो पार्टिकल भी यूं मूव कर रहे हैं जबकि वेव भी आगे जा रही है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, जिसको इसी बात को मैं अगर इस तस्वीर में बताऊं कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो यूं मूव हो रहे थे, जबकि जो वेव है वो भी इसी तरफ ट्रेवल कर रही थी। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो आपस में कभी मिलती नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। तो ये आपके पास मोशन ऑफ द पार्टिकल और वेव की जो मोशन है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल। अब इसी लॉन्गिट्यूडनल वेव को अगर हम ज़रा तशबीह दें, यानी हम इसकी एनालॉजी करें समझने के लिए, हम क्या करें? हम कहते हैं कि यार ये जो कंप्रेशन है ना, ये ऊपर वाला पार्ट कर दे कह देते हैं, जबकि ये रेयर फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको नीचे वाला पार्ट का मतलब नीचे वाला कह देते हैं कि ये रेयर फ्रैक्शन है। इसी को ज़रा अगर हम नीचे देखें तो इसको मैं नीचे ले आया थोड़ा स्लाइडर को, तो ये हम अगर रख के यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, तो अगर आप देखें तो ऊपर वाला ये कंप्रेशन के लिए, नीचे वाला ये जो है ये रेयरफेक्शन के लिए। अब ये मैंने क्यों किया? ताकि हम समझें इस चीज़ को, एक वेव को बेसिकली आसानी से समझने के लिए हम इसको इस फॉर्म में ले आए हैं। अब अगर आप देखें तो एक कंप्लीट वेव क्या है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब मिलते हैं, यानी एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला जब आपस में मिलता है। जब इधर अगर हम बात करें तो एक पूरी वेव ये पूरा एक कंप्रेशन, जबकि ये क्या है? एक रेयरफेक्शन। तो ये मिला के ये पूरा एक सिंगल वेव बन जाती है। और अगर हम बात करें कि कितनी नंबर ऑफ वेव एक सेकंड के अंदर एक जगह एक पॉइंट से गुजरे, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। यानी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास ये अगर मैं कहूँ कि ये एक और ये दो वेव इस पॉइंट से एक सेकंड में अगर गुजर रही हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी कोई ना कोई जाहिर है कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये जो आवाज़ के अंदर मोटापा या पतलापन आता है, जैसे लड़की की पतली होती है और लड़के की मतलब आप कह लें मोटी, तो असल में ये सारी जो वजह है ये असल में फ्रीक्वेंसी जो एक वेव की है, साउंड वेव की, वो चेंज होती है। यानी अगर हम बात करें ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैंने बताई है, इसके साथ डील करने में हमें पता चलेगा कि क्यों एक आवाज़ पतली और क्यों एक आवाज़ मोटी होती है, या एक मोटी आवाज़ के अंदर क्या फ़र्क होता है जबकि एक पतली आवाज़ में क्या फ़र्क होता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये एक लड़की है जो कि चीख मार रही है, फ़र्ज़ करें। और चीख मारते हुए दौरान ये जो ये आपके देख रहे हैं तो ये ज़ाहिर है कंप्रेशन वाला पोर्शन है, जबकि ये जो ये वाला है ये रेयर फ्रैक्शन है। और ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन आपस में मिलकर एक साउंड वेव बना रहे हैं, जो कि इस साइड पे भी और चारों तरफ आप कह रहे हैं जा रही है वेव, आवाज़ जा रही है, जिसकी एनालॉजी हमने
इस तरह की वेव से दी हुई है, जिसको अगर मैं इसके बीच बिल्कुल सेंटर में अगर एक लाइन लगा लूँ तो ये आपके पास इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो इस लड़की की आवाज़ की अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो ये अगर आप देखें तो ये एक वेव, ये दो, और ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, और ये नौ, और ये तकरीबन 10, बल्कि 10 वेव गुजरी, जिसको मैं 10 कह रहा हूँ। चलें फिलहाल एक ही सेकंड में मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि एक ही सेकंड के अंदर ये 10 वेव गुजरी हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम, या आप कह लें इन 1 सेकेंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। चलिए ये फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला हम यहाँ पे ले भी आते हैं। चलिए यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा लेफ्ट पे ले आते हैं। जैसे कि मैं अब ये ले आऊँ, अब अगर आप देखें तो नंबर ऑफ वेव जैसे मैंने अभी गिनी तो वो 10 थी, और ये एक सेकंड के अंदर फिलहाल फर्ज कर रहे हैं कि एक ही सेकंड के अंदर गुजरी। तो इसका जो यूनिट हुआ वो, सॉरी यूनिट कह रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू हुई तो 10 डिवाइडेड बाई 10 ही होता है। तो हर्ट्ज लगा देंगे एंड पे, क्योंकि हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। अब अगर हम कहें कि एक लड़का है जो कि आप कह लें चीख मार रहा है, जिसकी जो वेव है वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि ये उसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन आसानी के लिए हमने इसको इस वेव में कन्वर्ट कर लिया है, जिसको अगर मैं बीच में एक लाइन लगा लूँ ताकि समझ अच्छी आए, तो ये आपके पास ये लाइन आ गई। अब अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं तो जाहिर है उसके लिए एक एक वेव होगी, दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ये छोटी वेव, जबकि अगली 4.5 आप कर लें, और ये 4.25 कर लें। ठीक है, यानी 4.75 के राउंड अबाउट। मतलब अगर आप देखें ना तो ये तीसरा हिस्सा है ना, पहला हिस्सा, दूसरा, एक वेव के 4 हिस्से हैं या 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा और ये 2 हिस्से। तो अगर आप इस वेव को देखें तो ये एक हिस्सा तो है, दूसरे का आधा है, यानी टोटल 3 हिस्से हो गए, जिसको मैं मतलब एक का तीसरा हिस्सा कितना होता है, 0.75। क्योंकि एक एक को अगर मैं 2 में तकसीम करूँ, सॉरी 4 में तकसीम करूँ, तो वो 0.25 आता है, और आप कह लें कि ये 0.7 तीसरा हिस्सा होता है एक का। तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले 1, 2, 3, ये 4 वेव थी, और 4 के बाद ये तीन हिस्से और थे, यानी ये कितनी वेव होगी आपके पास, 4.75। ठीक है, अब ये 4.75 वेव गुजरी, और ये कितने सेकंड में, जाहिर है कंपैरिजन करें तो हम इधर भी कहते हैं कि कितने टाइम में, एक ही सेकंड के अंदर। तो अब अगर मैं इस मर्द की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी निकालूं तो वो जाहिर है फिर 4.75 को 1 से डिवाइड करें तो वो 4.75 ही आएगा, और साथ हर्ट्स लगा लेते हैं जो कि यूनिट है किसका, फ्रीक्वेंसी का। अब अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी तो औरत वाली की ज़्यादा है ना, ये क्या फीमेल वाली की ज़्यादा है इसकी। तो इसका मतलब है इसकी पिच भी क्या है, ज़्यादा है, जबकि इसकी अगर हम बात करें, ये जो मर्द है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो इसकी जो पिच है वो क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है एक आवाज़ की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या पिच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। यानी कि जितनी ज़्यादा एक आवाज़ की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फिर उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। और इसके साथ अगर जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, डाउन एरो का मतलब कम, तो उसके लिहाज से पिच भी क्या होगी, कम होगी। तो इधर अगर आप देखें ये मर्द वाले हिस्से में, तो जाहिर है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कम है। तो इसका मतलब P4 अगर मैं पिच करूं तो फिर जो पिच है वो भी क्या है, इसकी कम है। जबकि फीमेल की आवाज़ की, यानी औरत की आवाज़ की अगर बात की जाए तो वो पिच जो है वो ज़्यादा है मर्द के लिहाज से, तो सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है मर्द के लिहाज से, तो पिच भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ हमने ये ग्राफ भी देखे कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो ग्राफ कैसे नज़र आता है। यानी हम ग्राफ अगर आपके सामने अगर कोई हो, आपके सामने ये ना हो कि लड़की है या लड़का है या जो भी है, आपके सामने अगर ग्राफ हो तो ग्राफ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी पिच ज़्यादा है और किसकी कम। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लग रही है हमें इसके बनिस्बत, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी पिच भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर हम एक और मिसाल देखें कि जो परिंदे होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनकी आवाज़ पतली होती है। पतली होने का मतलब क्या है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे लड़की की आवाज़ पतली होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसका मतलब कि इनकी जो पिच है वो क्या है, वो ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच भी ज़्यादा। इसके बरक्स अगर हम बात करें शेर की, जिसकी जो धड़ाल आप कह लें,
या जो धार जिसको बोलते हैं, जो कि रोरिंग जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, वो एक मोटी यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कम, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी क्या है, कम, यानी लो पिच की आवाज़ होती है किसकी, लायन की यानी शेर की। तो आज हमने पिच के बारे में पढ़ा, यानी पिच ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कौन सी आवाज़ पतली यानी उसकी पिच का क्या मतलब होता है, और कौन सी आवाज़ जिसकी पिच ज़्यादा हो उसका क्या मतलब होता है। तो आज हमने पिच ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा।